और इन सब के बीच सम्राट चौधरी जी की उपस्थिति इस बातचीत को और भी सारगर्भित बनाएगी और जाहिर तौर पे जब दो अनुभवी पत्रकार उनसे बातचीत करेंगे तो छनकर बहुत कुछ निकल आने की उम्मीद है। इनसे बातचीत का क्रम जारी रखेंगे ग्रुप एडिटर गंगेश गुंजन जी और बिहार हेड, बिहार संपादक एसके राजीव जी। ओवर टू यू सर। बहुत स्वागत है आपको इतना इसलिए भी सुतर है कि जो युवा चेहरे हैं बिहार जिनमें संभावनाएं बिहार तलाश रहा है, इसलिए आप सबसे आगे चलते हुए दिख रहे हैं। और इसलिए आपसे जो बातें होंगी वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होंगी, कुछ राजनीतिक भविष्य की भी बातें होंगी और वो भी बातें होंगी जिससे बिहार डिफाइन हुआ है। अभी हमारे प्रोग्राम बना है वॉक बिहार, बिहार के साथ चलिए। तो बिहार के साथ जब हम चलना शुरू करते हैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि के साथ चलेंगे और उससे ये है कि मैंने विधानसभा में आप कुछ बहसों को देखा है और आप कुछ जो विरोधी हैं आपके उनके पंच जी अभी जब एक सभा हो रही थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मां जो कुछ उनकी माता जी के बारे में जो कुछ कहा गया, तो क्या बिहार की सियासत इस तरह की भाषा के बीच से होकर गुजरेगी आने वाले समय में? तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बाइस्कोप के इस कार्यक्रम में वॉक विथ बिहार के इस कार्यक्रम में बुलाया। जहां तक राजनीतिक मर्यादा, भाषा की मर्यादा का है, ये लोकतंत्र के लिए खराब अध्याय है। जब भी जो मैं ये कह सकता हूं कि कोई देश के प्रधानमंत्री के मां को जब सत्ता में नहीं बैठा हो तब गाली दे सकता है, तो वो सत्ता में रहेगा तो क्या क्या करेगा, ये आपको सोचना चाहिए। ये सोचने का विषय है। बिहार इन चीजों को देख चुका है, इसलिए मैं कहता हूं कि देख चुका है, मैंने इसको झेला है। लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मेरे पूरे घर तोड़ दिए गए, 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाल दिए गए और मेरे घर में जितने अनाज थे सब में पेशाब कर दिया गया, केरासन तेल छीट दिया गया, कुआं में पेशाब कर दिया गया। उस अराजकता को लड़कर, उस यातना को लड़कर हम लोग यहां तक आए। तो इस पीड़ा को हम लोग जानते हैं कि बिहार आज यदि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, सुशासन है, एक व्यवस्थित बिहार है, बढ़ता हुआ बिहार है और मैं कह सकता हूं कि अब रफ्तार पकड़ चुका बिहार है। 30 साल का अंतराल बहुत लंबा होता है। आपको लगता है कि कई क्षेत्रों में अभी भी काम करना जरूरी था? जब लोग ये पूछेंगे आपसे जब आप जाएंगे कि 20 साल के बाद और कितना समय तैयार? नहीं, देखिए, दो चीज समझिए, कैसा बिहार मिला था। जब हम लोग बिहार को बांट रहे थे, यही बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा है, और जब बिहार के विधानसभा में वोट डाल रहे थे झारखंड और बिहार, तो सीने पे पत्थर रखकर बिहार बांट रहे थे। लेकिन सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उनका आदेश था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए एक राज्य बनाना है जी। लेकिन मैं उस बिहार और आज इसके बिहार में बताना चाहता हूं, उस समय जो रेवेन्यू था इस बिहार का, उसका 87% रेवेन्यू आता था झारखंड से और 13% मात्र रेवेन्यू आता था इस बिहार से। लेकिन मैं पिछले 2 साल से बजट पेश कर रहा हूं
जिस सीने पर पत्थर रख कर हम लोगों ने वोट किया था, देह में सिरन आ गई थी कि वोट कैसे करूं, उसी बिहार का बजट पेश कर रहा था तो नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने जो व्यवस्था खड़ी की, झारखंड 1,40,000 करोड़ का बजट पेश किया और हमने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। ये बदला हुआ बिहार है। आप चले जाइए, देखिए बेसिक एम्यूनिटीज, गांव में सड़कें, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बंगाल चले जाइए, झारखंड चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, असम चले जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बिहार के गांव की सड़कें इन तमाम राज्यों से अच्छे होंगे। और बिहार में हम 23 घंटे से 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। किसी राज्य में आप चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा। हम बिजली खरीदते हैं, लेकिन हम गांव गांव बिजली पहुंचाते हैं। ये बदला हुआ बिहार है। और आगे ये जो बाहर चले गए बिहारी, ये डर से गए थे, सुशासन नहीं था। बिहार में उद्योग भी था, टाटा भी था, बोकारो स्टील भी था, माइंस भी था, नेतृत्व नहीं था। राजा मिल गया था हमको। 90 से 2005 तक राजा के साथ बिहार को झेलना पड़ा, लेकिन 2005 के बाद बिहार में बदलाव हुआ और जनता की सरकार बनी। जनता की सरकार ने जनता के लिए काम करना शुरू किया। आज मैं कह सकता हूं कि बिहार के जीडीपी में जहां की माइनस हो चुका था उद्योग, आज बिहार के जीडीपी में 23% हिस्सेदारी उद्योग का है। ये बड़ी बात है। अभी आप देखेंगे कि जो सड़कों पर जेपीएससी का मामला हो या दूसरे तरह के इश्यूज, छात्र आंदोलन पर जब उतरते हैं, बड़ा आक्रामक होते हैं और उससे विपक्ष अपना एक भविष्य देखता है। आज उसको लगता है कि अगर ये थोड़ा आक्रामक हो जाएंगे, थोड़ा और एग्रेसिव हो जाएंगे, तो शायद उनको मोटिवेट करके अपनी तरफ लाना। देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रदेश में कभी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एक घटना आई बीपीएससी के द्वारा कि जो उनको 7 मिनट लेट प्रश्न पत्र मिला और टाइम से उसके वापस ले लिए गए। तो जब कंप्लेन आया तो सरकार डिसीजन लेना चाहिए। 7 मिनट किसी का भी आप ले नहीं सकते हो। लगभग 8,000 परीक्षार्थी थे, उनको रिपीट परीक्षा देनी पड़ी। देखिए, बिहार जबकि पूरा टेक्नोलॉजी का युग है देश और दुनिया में, इसके बावजूद बिहार की सरकार पर जो परीक्षा हो रही है उसमें पूरी तरह पारदर्शी दिखता है। ये इकलौता राज्य बिहार है जहां सुशासन, सारी चीजें व्यवस्थित हो रही है। इस विषय हमारा जो मौजूदा बहस की गुंजाइश नहीं है, लेकिन विपक्ष को बताता है, इसलिए आपसे इस पर जवाब देना जरूरी है। देश में वहां जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी कुछ संभावनाएं देखते हैं, उनको लगता है आक्रोश इस तरह करते हैं। देखिए, 2 चीज समझ लीजिए। भारत का लोकतंत्र सबने देखा है और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को ये पता है कि 1947 में क्या हुआ, 1974 में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है।
देश ने कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक 55 वर्षों तक 75-76 वर्षों में से 55 एक पार्टी को सरकार दी। और भारत की जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में 168 बार राष्ट्रपति शासन लगा चुकी, लोकतंत्र खत्म कर चुका, इमरजेंसी खत्म लगाकर इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। और आप जिस तरह अभी बैठकर हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। कोई अभिनेता या कोई गायक अपना गाना नहीं गा सकता था इमरजेंसी का दौर जब था। लोगों ने देखा है, भारत को लोग जानते हैं कि ये भारत स्वर्णिम काल दिया और इसी बिहार की धरती से स्वर्णिम काल हुआ। आज यदि मेकिंग इंडिया के तहत सोने की चिड़िया के जगह पर सोने का शेर कोई बना रहा है तो वो मोदी सरकार बना रहा है। लेकिन बिहार के लिए ये एक समस्या बनी हुई है जो पलायन कर गए, खासकर मजदूरों की बात हम कर रहे हैं जो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, उन्हें या जो गरीब तबके के लोग हैं जो छोटा मोटा ठेला लगा के या किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, और उसमें महाराष्ट्र भी है और भी दूसरे स्टेट्स हैं। तो अगर उनके सामने ये समस्या बनी रहेगी तो बिहार की जो छवि है बिहार से बाहर, लोग उसी को देखकर अंदाजा लगाते रहेंगे। और अगर उनको कोई अपमानित करता है तो एक बिहारी के बतौर यहाँ भी दर्द महसूस होना चाहिए। क्या ये होता है? एकदम स्वाभाविक है। मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगा, आपके लिए भी नया होगा। बिहार में पलायन रेट 2005 में 11% थे, आज 2% है। और बिहारी लौट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप चले जाइए, आपको बिहार के सभी जगह अब उद्योग धंधे लगने शुरू हो गए। हमारे पास उद्योग के लिए जगह ही नहीं था, जमीन ही नहीं था, सोच नहीं थी, सुशासन नहीं था। गुंजेश जी, मैं आपको आग्रह करूंगा, अभी खाना खाइएगा, मेरा हो सकता है अंतिम मैं ही होगा गेस्ट ऑफ। बिल्कुल। तो आप अभी खाना खा के, मैं आपको गारंटी देता हूं, गाड़ी पर बैठिए, खाना खा के एक लॉन्ग ड्राइव पटना से बेगूसराय निकल जाइए जी। एकदम सुंदर ब्रिज, वर्ल्ड क्लास का ब्रिज देखकर यू टर्न मार के आइएगा। और मैं गारंटी देता हूं सुरक्षा का, एक आदमी आपको नहीं छुएगा। लेकिन कोई दुश्मन पर्सनल वाला है तब तो जरूर पुलिस को बता के जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा। अच्छा, पर्सनल दुश्मन का कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है जिसको आपने अच्छा से कुछ महीने पहले से अचानक हिंसा का दौर शुरू होता है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती है। क्या स्टेट इसके लिए तैयार था या स्टेट की तरफ से कोई चूक हुई? देखिए, मैं कोई चूक नहीं है। अपराध, एक भी अपराध हमारे लिए चिंता का विषय है और नीतीश कुमार जी का सुशासन ही है। नीतीश कुमार जी के राज में कोई भी अपराधी हो, बड़ा से बड़ा अपराधी, पिछले 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में देखिएगा, वो जेल के अंदर रहा होगा। बाद में न्यायालय ने छोड़ा होगा तो छोड़ा होगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो बड़ी घटना एक गोपाल गेमका जी की और एक पारस में हत्या हुई, गैंग वार्स हुए जी, मानना है, मेरा खुद मानना है। मेरे सिक्योरिटी को नहीं जाने देता है पारस। मैंने ये कहा, मैंने बुलाकर कहा कि मेरे सिक्योरिटी तक को आप नहीं जाने देते हो, अपराधी कैसे घुस गया? मैं कई बार गया हूं उस हॉस्पिटल में कई लोगों से मिलने, मैंने यही पूछा कि मेरे वर्दीधारी जो सिक्योरिटी होते हैं, मैं जेड प्लस सुरक्षा का आदमी हूं, मेरे सुरक्षा को नहीं जाने दिए हो तुम कई बार, तुमने अपराधी कैसे घुसने दे दिया? तो कहीं ना कहीं फॉल्ट था उसके यहां, लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन अपराध होने के बाद, अपराध तो अपराध है जी, जिस भी कारण से हुए हो, हम लोगों ने यह तय किया कि जो अपराधी है उसको हर हालत में 100 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके
बेहू जेल में डालने का काम। किसी ने दाढ़ी मुड़ा लिया, किसी ने बाल कटा लिया, तो भी पकड़ के लाया। ममता दीदी बहुत बचाने का प्रयास की। अच्छा जिंदा तो बचा ली, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अच्छा, मैं बड़ा दिलचस्प, पता नहीं आपकी जानकारी में हो या ना हो, हाँ। लेकिन मैंने वो देखा है डिजिटल मीडिया पे, मैं नाम नहीं लूंगा कहाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब आपका चयन हुआ यहाँ, तो उस समय डिजिटल मीडिया ने एक आध चलाया कि बिहार को योगी मिल गया। नहीं। तो देखिए, क्या मेरा ये मानना है, योगी जी संत हैं, मैं संत नहीं हूँ, मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ। अच्छा। मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। जो दायित्व मिलता है वो काम कर रहा हूँ, आगे भी जो दायित्व मिलेगा वही काम करूंगा। लेकिन जब तक सरकार में नीतीश जी के सहयोगी के तौर पर खड़ा हूं, सुशासन स्थापित करने के लिए कुछ भी करूंगा। नहीं, अभी आपने कहा ना कि दीदी ने बचा लिया, अगर दीदी तो नहीं बचा लिया, दीदी ने तो बचा ही लिया, इससे मैं कैसे डिफर करूं? सम्राट जी अभी मैं तो अपराधी नहीं बचने चाहिए, या तो जेल में रहने चाहिए, नहीं तो बांस घाट में होने चाहिए, इससे कहाँ दो मत है। सम्राट जी अभी आप लालू जी की चर्चा कर रहे थे। तेजस्वी यादव अक्सर ये कहा करते हैं कि आज सम्राट जी पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को, लेकिन सम्राट जी राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी की ही वजह से आए। नहीं, लालू जी की वजह से आए, 100% आप कह रहे हैं। मेरे घर को तोड़ा, मेरे को जेल में नहीं डाला होता तो मैं कभी नहीं आता, बता रहा हूं। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं होता, मेरे पिताजी कभी नहीं तैयार थे। ये तो मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरे को पॉलिटिक्स में लाया, मैं बता रहा हूं। और क्योंकि लालू जी के अध्याय को मैं पूरी तरह जानता हूं, इसी मिलर स्कूल के मैदान में मैंने माफी भी मंगवाया उनसे, मैं जानता हूं। मैं इसलिए गाली नहीं देता हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं थोड़ा साफ बोलने वाला व्यक्ति हूं, स्पष्ट बोलता हूं। मैंने कहा यदि बिहार में कोई पंजीकृत अपराधी है पॉलिटिकल, तो उसका नाम तो लालू प्रसाद ही है, इसमें कहा दो मत। और मैं तब तक उनके साथ था जब तक वो सजा याफ्ता नहीं हुए। जिस दिन हुए उसी दिन छोड़ दिया, आप याद कीजिए। मैं लंबे समय तक काम करता हूं, लेकिन राजनीति बिहार यदि सुशासन की ओर नहीं जाएगा, लालू जी आए थे कि गरीब का बेटा सत्ता में आया, गरीबों का क्या हुआ? वो कहते हैं कि हमने आवाज दिया, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या दिया, दरोगा बाबू ने क्या दिया? आप सोचिए, कर्पूरी ठाकुर जिनकी आबादी 1% भी नहीं थी, वो 2 बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हुए। लालू जी जैसे लोगों को मुख्य धारा में लाया। लालू जी कहते थे भागवतिया देवी को मैंने राजनीति में लाया। अब मैं कहता हूं, मैं थोड़ा साफ साफ बोलते रहा। मैंने कहा लालू जी जब हाफ पैंट पहनते थे तब भागवतिया देवी एमएलए हो गई। देखिए, बिहार की राजनीति लोहिया, कपूरी, जौहर साहब, मधुली में, और हमारा इलाका तो इसी के लिए जाना ही जाता है। हमारे सांसद मधुली में हुए, लोहिया जी का पूरे बिहार में प्रभाव रहा। तो बिहार एक राजनीतिक राज्य है जहां विचारधारा के साथ विकास को दूसरे नंबर पे हम रखते हैं, विचारधारा पहले रखते हैं, और इसलिए हम पीछे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। और उसका उदाहरण मैं देता हूं राजीव जी। बिहार में आज भी इस बार मैंने थोड़ा मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके पीपीपी मोड को बढ़ाया। नीतीश जी सरकार के खजाने को सरकार के जनता तक पहुंचाने का काम करते रहे, एक सुव्यवस्था करते रहे। हम लोगों का था कि अब वो दौर आ गया जब इंडस्ट्री को बूम करना चाहिए। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दिया, मैरीन ड्राइव। सोचिए कि बॉम्बे में 1970 में मैरीन ड्राइव बन गया,
मेट्रो 1888 में लंदन में बन गया। हमारे यहां कोई सीवरेज की कल्पना नहीं थी। और ये सब यदि हम 20 साल पहले लालू जी का राज यदि नहीं आया होता और नीतीश जी 90 में आ गए होते तब कहां होता बिहार, ये सोचिए। और मैरिन ड्राइव बनाने में हमको 12 साल लग गया क्योंकि पैसा नहीं था। मेट्रो बनाने में 6 साल लग गया, पैसा नहीं था। गरीब राज्यों में से एक है। अर्थव्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा, हैवी इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा, जब बिहार झारखंड एक था तो इंडस्ट्री भी यहां था। टाटा यहां, बोकारो यहां, माइंस यहां, तब नेतृत्व सही नहीं था। नेतृत्व आज सही है तो बोकारो हमसे बाहर, माइंस हमसे बाहर और टाटा हमसे बाहर। क्योंकि किसी भी राज्य में, मैं बता रहा हूं, उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री जी हमसे दिल्ली में मिले तो हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सीएसआर फंड से 8,000 करोड़ का रोपवे का काम अडानी वहां कर रहा है। और जब भी प्रधानमंत्री जी मिलते हैं तो हम लोग को कहते हैं कि टाटा, अडानी, अंबानी, यदि इंडस्ट्रियलिस्ट तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा तो तुम्हारा राज्य बढ़ेगा कैसे। अब आप सोचिए, पटना एयरपोर्ट आप देखते हैं, पहले भी आपने देखा है, पहले 22 लाख लोग उस पर यात्रा कर सकते थे और छोटा सा एयरपोर्ट था। कोई भी उतरता था कहता था अरे बिहार तो बदला ही नहीं, पहला दृश्य बैठता था। अभी पटना एयरपोर्ट उतरता है तो पहला दृश्य बोलता है अरे बिहार बदल गया, पहला दृश्य। मैरिन ड्राइव देख लेता है तो कहता है अरे ये तो पूरा वर्ल्ड क्लास हो गया, हम तो जापान में हैं, इंग्लैंड में हैं। लेकिन आप सोचिए कि आज से 10 साल पहले बॉम्बे ने पूरे एयरपोर्ट को पीपीपी मोड पे बनाया, अपना पैसा नहीं लगाया। बॉम्बे के बाद दिल्ली, चेन्नई, ये सारे एयरपोर्ट बनाया पीपीपी मोड। हम आज भी नहीं बना पाए। हमको इंडस्ट्री की ओर बढ़ना होगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी बेसिक एम्यूनिटीज हमने पूरे नहीं कर पाए थे। 2020 के बाद इन सब कामों पे शुरुआत हुआ है। आज मैं कह सकता हूं कि 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, एमओयू साइन हुआ। पहली बार इतिहास में मौका है कि 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी 1,80,000 में 1 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर गया। यह बदला हुआ बिहार है। सम्राट जी, आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो समाजवाद की रही है। शकुनी जी समाजवादी नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। मुझे याद है कि जब आप आरजेडी कोटे में भी मंत्री थे तो मैं आपका इंटरव्यू किया था। जेडीयू में भी जब आप गए तो मैंने किया। अब ये बीजेपी में पहली बार मौका मिल रहा है। तो ये पार्टी जो आप लगातार बदलते रहे हैं। नहीं, पार्ट एक ही है, जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, सब एक है। 77 को याद कीजिए, सब कुनबा वहीं से बटा है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती तो मैं 2019 में भी सांसद होता, 14 में भी सांसद होता। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं रह भी नहीं गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो और अधिक सिखा दिया त्याग क्या होता है। यह त्याग करना ही पड़ेगा। यदि प्रदेश को आगे ले जाना है तो पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा। समाजवाद को आप भूल गए हैं। नहीं, समाजवादी ही है। मैंने कहा लोहिया कपूरी ठाकुर के विचारधारा यही है, सब लोग भूल गए। बीजेपी में है, यही बीजेपी में है। यहां राजीव जी आप लिख के दे दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा कौन होगा। अब मैं लिख के देता हूं कि समाजवादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला 10 साल कौन होगा। मैं लिख के देता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मैं लिख के देता हूं कि कांग्रेस पार्टी का सुपर पावर कौन होगा। यही तो है।
समाजवाद किसको कहते हैं? एक परिवार का पूजा करना या जनता की पूजा करना, ये आपको तय करना। सम्राट जी, ये कहा जाता है आपके विषय में कि अब बिहार में जो सरकार चल रही है वो एक अनिवार्य से नहीं चल रही है, नहीं, वो गलत फहमी है, वह दिल्ली से चल रही है। विपक्षी आरोप आप पर लगाता है। देखिए, और सम्राट जी की उसमें बड़ी भूमिका है। नहीं, मैं क्या काम, मैं नीतीश जी के साथ लंबे समय से काम कर रहा हूं। समता पार्टी था, तब से नीतीश जी के साथ एक वर्कर के तौर पर नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाने में जेल गया। नहीं तो मेरे घर नहीं तोड़े गए होते, हम जेल में नहीं होते। तो उस दिन से मेरे संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध भी है। लेकिन जब विरोधी दल का नेता और विरोधी पार्टी का अध्यक्ष था तो लड़ता था उनसे, खूब आराम से लड़ता था। लेकिन जब पार्टी सरकार में आ गई तो सरकार में नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने दो चीजें सिखाया है कि हर हालत में डिलीवर करना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। मेरा काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना। नीतीश कुमार जी शासन चलाते हैं और पूरी बिहार की जनता नीतीश थ्योरी को जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। केंद्र की जो मेहरबानियां हैं इन दिनों बिहार पर ज्यादा है, बहुत स्पष्ट आरोप लगा। बिहार को बहुत कुछ मिल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बिहार इलेक्शन के बाद शायद उसमें कमी हो जाए। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक जेडीयू का समर्थन है तभी तक है। क्या वाकई बिहार प्राथमिकता है या केंद्र की सरकार प्राथमिकता? मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जी, 2004 से 2014 बिहार में देश में यूपीए की सरकार थी। बिहार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार ने दिया। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में जहां 2 लाख करोड़ रुपया यूपीए ने दिया, ये मेरे बजट का मैं बोल रहा हूं, ये रेलवे नहीं बता रहा हूं, हाईवे नहीं बता रहा हूं, ये मेरे बजट के अंदर बिहार की सरकार को मोदी जी की सरकार ने 2014 से 2025 में 14,85,000 रुपया। दूसरे सारे एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, हल्दिया रक्सौल, ये सारे एक्सप्रेसवे, दरभंगा आमस, सिर्फ पूर्णिया और पटना एक्सप्रेसवे अभी दिया जब ये सरकार बनी। नहीं तो तीनों एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 के चुनाव के पहले दिया। इसलिए बिहार बढ़ेगा और बिहार ने मोदी जी को साथ दिया है। 31 सीटें एक बार, 39 सीटें एक बार, 30 सीटें इस बार। तो बिहार की जनता ने लगातार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए मोदी जी का प्यार तो बिहार के साथ रहेगा ही। एक सवाल का जवाब हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं और एकदम पॉलिटिकल सवाल है। वो ये है कि सीटों का जो बंटवारा है एनडीए में, क्या उसको लेकर कुछ खींचतान है? 243 लड़ना है, ये पता है। 243 लड़ेंगे और 2010 का रिकॉर्ड तोड़कर 200 पार करेंगे। सम्राट जी, अभी आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में गए हुए थे कुछ दिन पहले। कल प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया है। अब कांग्रेस यह कह रही है कि भाई 8 साल पहले ही इस बात को लोकसभा में कांग्रेस ने रखा था और चूंकि बिहार चुनाव है, फिर बंगाल चुनाव है, इसलिए मोदी जी इसको लागू कर दिया। नहीं, देश में प्रत्येक 6 महीने पे चुनाव है राजीव जी, और मोदी जी प्रत्येक महीना एक बड़ा काम कर देते, तो करे क्या हम लोग? अब एक महीना पे मोदी जी का नया थ्योरी आ जाता है, देश में पूरे चीजों को बदल देते हैं। आज समझिए, जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के एक लोग विरोध कर रहे थे। मैं तो कह रहा था वोटिंग कराइए, सॉरी, मैं जीएसटी काउंसिल, क्योंकि मैंने रिपोर्ट ले किया था, लेकिन निर्मला जी ने कहा सबसे बात करना है। प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि सबको एक साथ जोड़ो। 4 कांग्रेस की सरकारें हैं देश में, चारों खिलाफ कर रही थी, लेकिन हम लोग सबका साथ लेना चाहते हैं और सबके सहमति से
जीएसटी काउंसिल में बिल पारित हुआ और आज देश के लोगों को कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको 5,000 से 10,000 रुपया सीधा बेनिफिट नहीं हो। सम्राट जी, एक सवाल जो अक्सर आपको उस सवाल का सामना करना पड़ता है कि बीजेपी अल्पसंख्यक का विरोध करती है। नहीं, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपने कितने लोगों को टिकट नहीं, टिकट बिहार में आप कितने लोगों को टिकट टिकट जो जीतेगा उसको देंगे। तो क्या अल्पसंख्यक के लोग टिकट नहीं, जीतते हैं? जो मेरे संगठन में काम करके जितने लायक होंगे एकदम पक्का देंगे। दानिश इकबाल को देंगे टिकट आप? नहीं, दानिश इकबाल उस काम को करेंगे तो पक्का देंगे, चिंता मत सम्राट जी, आप मन से बोल रहे हैं? एकदम मैं मन से क्या, दिल से बोल रहा हूँ। छोटा भाई है हमारा। देखिए, पॉलिटिकल इलेक्ट्रॉल एक डिफरेंट आइटम है। यदि पार्टी के अभी जो दायित्व दानिश जी को मिला है वो मीडिया के सिस्टम्स को चलाना है। जिस दिन वो इलेक्ट्रॉल में काम करने लेंगे पार्टी उनके लिए इलेक्ट्रॉल चिंता करेगी। फिर शाहनवाज जी हाशिए पर क्यों है? नहीं, शाहनवाज जी बड़े नेता हमारे हैं। जब आप सोचे नहीं होंगे तब वो भारत सरकार में मंत्री थे। समय आएगा फिर आ जाएंगे। अभी तो कुछ दिन पहले बिहार सरकार में मंत्री थे, आगे भी आ जाएंगे। सम्राट जी, एक सवाल है कि इन दिनों प्रशांत किशोर कई तरह के हमले कर रहे हैं आप लोगों के गठबंधन को। देखिए, बेचारा को दिक्कत क्या है, जिसके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है। जैसे आप अभी काम कर रहे हैं पत्रकार का, कल परचून का दुकान खोल लीजिए तो आपको अनुभव नहीं होगा। तो दिक्कत यहां है कि ऐसा आदमी जो पहले दूसरे के लिए मैनेजमेंट करता रहो, मतलब डायरेक्टर गिरी करता रहो, उसको अचानक हीरो बनने का शौक हो गया है। तो अब हम लोग क्या करें भाई? अच्छा है, मेहनत कीजिए, बिहार की जनता तय करेगी कि आपका क्या हल करना है। आरोपों का जवाब नहीं दिया। नहीं, एकदम 100% दिया जाता है। आप ये सोचिए, सॉरी, आप 25 लाख का हिसाब मंगल पांडे जी से मांगते हैं और आप कहते हैं मन से कि 14 करोड़ हमने ले लिया। अरे आपके पिताजी थे क्या? कौन थे? 14 करोड़ दे दिया। इसका मतलब आप दलाली कर रहे हो, दलाल हो। देखिए, राजनीति में लोक लज्जा बहुत बड़ी चीज होती है। और दूसरा, आप पूछते हो कि दिलीप जायसवाल जी ट्रस्ट के मेंबर हैं नहीं है, वो जाने, लेकिन कोई ट्रस्ट का मालिक हो सकता है क्या? क्योंकि उसको आदत है ट्रस्ट का पैसा खाने का। एनजीओ का पैसा जिसको खाने का आदत हो तो उसको तो लगता है हम मालिक है। जिस पार्टी का कुछ नहीं हो वही पार्टी का सर्वे सर्वा है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं मिला, नई विचारधारा लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, उस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं मिला, भाजपा के लोगों को जाके अध्यक्ष बनना पड़ गया। यही है नया नीति। देखिए, ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार करके बिहार के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और बिहार की जनता जानती है, लालू जी को देखा है, लालू जी को लंबे समय से देख रहा है। लालू जी 35 साल से बिहार को लूट रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। इसलिए जनता सब जानती है, यहां खाती सबकी है, जनता वोट सिर्फ एनडीए को ही देती है। सम्राट जी, चिराग पासवान आपके छोटे भाई हैं। वो कहते हैं चिराग पासवान कि मैं छोटा भाई हूं, लेकिन अक्सर उनकी पार्टी की तरफ से एक आवाज जो है वो उठती रहती है कि भाई कभी मुख्यमंत्री, कभी 40 सीट, कभी 50 सीट, क्यों नहीं, कभी 243 अरे सीट। भाई, इसमें दिक्कत क्या है? चिराग जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो हम तो बहुत खुश होंगे। इसमें कहा, अरे देखिए, एक चीज समझिए, अभी तो नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। और चिराग जी एक बड़े पार्टी, उनका एक 5 सांसदों की पार्टी है, वो राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी पार्टी है भाई। तो बेचारा क्यों नहीं कहेगा? जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो चिराग पासवान तो 1 सीट अधिक है, क्यों नहीं सपना देखेंगे भाई? और उनके पार्टी के वर्कर को पूर्ण आजादी है किसी भी पार्टी में। लेकिन आज हम लोग, वो चिराग जी भी कहते हैं, और सभी लोग मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं।
इसमें गलत क्या है? चलिए, हमारे साथ अमित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुछ सवाल वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। सम्राट जी, सबसे पहले तो एक बात को मैं कोट करना चाहूंगा और ये पूछना भी चाहूंगा, क्या ये अनुभव आपको मिला है? कहा जाता है नीतीश जी के बारे में कि जब जब वो अपने सहयोगी यानी अपने डिप्टी को कहते हैं कि अरे मेरे बाद तुम्ही को चलाना है बिहार, तब तक समझिए उनके लिए खतरे की घंटी होती है। क्या कभी नीतीश जी ने आपको कहा है कि सम्राट इसके बाद आप ही को चलाना है बिहार? देखिए, दो चीज समझ लीजिए। मैंने कहा ये मेरा पार्टी का निर्णय है। मैं आज ही विधायक दल का नेता हूं, पहले विधान परिषद का नेता था, पार्टी का अध्यक्ष था। ये मेरा पार्टी फैसला करता है। किसी पद पर और किसी दायित्व पे बैठना है तो भारतीय जनता पार्टी का। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो राजीव जी पूछ रहे थे चिराग पासवान को लेकर। देखिए, 20 साल प्लस 5 साल, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं नीतीश जी का नेतृत्व रहेगा। नीतीश जी चूंकि बिहार में बड़े नेता रहे हैं और बिहार का चाणक्य उन्हें कहा जाता है, लेकिन जो दूसरे क्षत्रिय छत्र पनप रहे हैं, जैसे चिराग पासवान राजीव जी कह रहे थे, उनसे क्या भाजपा जो देश की विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्र पार्टी है, क्या अब क्षत्रिय छत्रपों से परेशान है बिहार में? क्योंकि सीटों को लेकर जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, मांझी कह रहे हैं 20 सीट से कम मिलेगा तो हम गठबंधन छोड़ देंगे, और ये ओपन अभी आप लोग के अंदर गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म से मांझी जी कह रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी जिस तरह से प्रेशर बना रही है सीएम को लेकर और सीटों को लेकर, कल ही चिराग पासवान ने कहा कि सम्मानजनक समझौता नहीं होगा तो कौन गठबंधन में रहा है? तो क्या बीजेपी प्रेशर महसूस कर रही है? पहले सिर्फ नीतीश जी से डील करना पड़ रहा था, अब चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम क्षत्रिय छत्रपों से बिहार में डील करना पड़ रहा है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। जिस तरह हम लोकसभा कंफर्टेबली लड़े थे उसी तरह विधानसभा भी लड़े। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इश्यूज क्या डिसाइड होते हुए आपको दिख रहे हैं? आप चुनाव से बहुत कम फासला रह गया है। बिहार में कौन सा पॉलिटिकल इशू ऐसा है जो आपके नजरिए से, एक अनुभवी पॉलिटिशियन के नजरिए से अगर हम देखें तो वो काउंट करेगा? और जो SIR का मुद्दा है और दूसरे जो कुछ मुद्दे हैं जिसको विपक्ष उठा रहा है, क्या पब्लिक उससे जुड़ेगी? देखिए, SIR लाकर हम लोगों को बहुत फायदा दिया इन लोगों ने। एक 55 साल का बच्चा और एक बिहार का बच्चा, दोनों सड़कों पर आया, और दोनों जब सड़क पर आए, अच्छी सड़क देखा मोदी जी और नीतीश जी ने बनाया था, गांव में गए तो अच्छा बिजली देखा, और जो इशू उठाया, सबसे बड़ा इशू यही है कि राहुल गांधी जी ने पहला इशू उठाया औरंगाबाद की एक बहन के बारे में, वो भी वोटर लिस्ट में आ गया। यहां के नेता विरोधी दल ने कहा कि मेरा ईपिक नंबर गलत है, ईपिक वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो उनका ईपीके नंबर गलत था, फर्जरी था। जिस वोटर लिस्ट पर वो 2015 और 2020 का चुनाव लड़े थे, उनका वोटर लिस्ट में नाम था। एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर ने, पति पत्नी ने कहा मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम था। राहुल गांधी जी ने 55 साल कभी राघोपुर के लोगों को नहीं बुलाया होगा। चलिए भगवान करे कि SIR के बहाने गांधी परिवार के घर में खाना जाके राघोपुर के लोगों ने खाया, और वो बेचारा का भी वोटर लिस्ट में नाम निकल गया। तो करे क्या, मुद्दा ही गलत था। देख रहे हैं, फिर बचवा को निकलना पड़ गया अकेले कि हम फिर निकलेंगे, तो फिर निकल गया। देखिए, बिहार के लोग अराजकता नहीं चाहते हैं गुंजेश जी। उत्तर प्रदेश का हाल बिहार के लोगों ने देखा है। मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या हाल हुआ उत्तर प्रदेश का? मुलायम सिंह सुपर पावर, राम गोपाल यादव नंबर 2, शिवपाल यादव नंबर 3, और 3.5 पर अखिलेश यादव। बिहार की जनता भी जानती है कि लालू यादव सबसे बड़े सुपर पावर
29 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। सुपर नंबर 1, सुपर पावर राबड़ी देवी नंबर 2, मीसा भारती 3, रोनी आचार्य 4, तेज प्रताप 5 और 5.5वें नंबर पर तेजस्वी यादव। ऐसा बिहार चलेगा क्या? आप सोचिए, अराजकता नहीं चाहिए बिहार। मतलब लोगों के मन में बड़ी दुविधा है। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि भाई उनकी पार्टी कहती है कि कुशवाहा के सबसे बड़े नेता हैं। आरजेडी कह रही है कि भाई आलोक मैं कह रहा हूं और अभय कुशवाहा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उपेंद्र जी बड़े नेता है, इसमें कहा दिक्कत है भाई? सम्राट जी का क्या होगा? मैं कह रहा हूं, देखिए बड़े भाई हैं हमारे, पुराने नेता है, कपूरी जी के साथ उन लोगों ने काम किया है, बड़े नेता है, इसमें कहाँ गलत फहमी है? हमको कोई गलत फहमी नहीं है। यानी कुशवाहा के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, इसमें कहीं तो मत नहीं। देखिए लंबे समय से काम करना, दोनों सदन दोनों साथ में हम आए, मंत्री भी मैं पहले हो गया, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। राजनीतिक कार्यकर्ता रहे वो लंबे समय, कपूरी जी के समय से 82 वगैरह से वो लोग काम कर रहे हैं, मैं तो 95 से काम कर रहा हूं। इसलिए स्वाभाविक है, समाज को जोड़ने का काम उपेंद्र जी ने पहले से शुरू किया है। बीजेपी के सम्राट, जनता के सम्राट कब बनेंगे? नहीं, मैं बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता जिसका नाम सम्राट चौधरी है। सम्राट जी एक सवाल है, एक सवाल है। आप कह रहे थे 4, 5, 5.5, अभी 4, 5 जो लालू परिवार में है वो आउट है। पहले तेज प्रताप आउट हुए, अब रोहिणी आचार्य भी आई थी, मरीन ड्राइव पे भाई के साथ रील बनाया, अब सिंगापुर वापस लौट चुकी हैं। तो तेज प्रताप की जो भूमिका है उसे बीजेपी किस रूप में भुनाएगी चुनाव में? नहीं, हमारे लिए कोई यूज करनी है। एक, मैं यही कह रहा था कि लालू जी आज कह दे कि तेजस्वी यादव मेरे राजनीतिक वारिस नहीं, तेजस्वी फिनिश, यही मैं कह रहा था। लालू जी ही सबसे बड़े नेता है, ये मैं भी मानता हूं। लालू जी ही बिहार के आज भी सबसे बड़े नेताओं में से एक है, इससे कौन डिफर कर रहा है? उनके प्रतिनिधि बदलते हैं, पहले राबड़ी देवी जी आई, फिर तेजस्वी आए, मैं यही कह रहा हूं कि फिर तेज प्रताप आए, मीसा आई, मीसा के बाद रोनी आचार्य आए, हो सकता है 2-4 बहन और आ जाए, इसको कौन रोक पाएगा? ये तो लालू जी का मन है ना। इसलिए यही डर है कि लालू जी कल कहीं तेजस्वी को नहीं कह दे चलो तुम अब निकलो, हो गया तुम्हारा काम। इसलिए डर है। जो अमित जी ने कहा कि तेज प्रताप को निकाल दिया, रोनी बेचारी किडनी दी थी, मैंने पूछा था तो बड़ा लोगों को खराब लगा था कि भाई बेचारी प्रश्न उठा रही है तो गलत उठा रही है क्या? अरे बिहार के लोगों ने वोट देकर एमएलए बनाया और राज्यसभा बना रहा है लोग, हरियाणा वाले को, तो भाई बिहार की बेटी क्या करेगी? वो हार गई तो देखी थी कि मीसा जी हार गई थी तो मीसा को फिर राज्यसभा में भेज दिया, तो रोनी हार गई थी तो उसको राज्यसभा भेजना चाहिए था। ये हम लोग कह रहे हैं। सम्राट जी का आखिरी सवाल है, इस बार एनडीए को कितनी सीटें मिलने की? 200 पार। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग 40 भी क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग 40-43 भी क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, तो जनता को तय करना है। हम लोग मान रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद 206 मिला था, उससे अधिक सीटें मिलनी चाहिए। जनता 243 दे